पहले पार्ट में हम कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और बाकी जो आपके टॉपिक्स रह जाएंगे उनको हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। समान शैक्षिक अवसर, इस कथन से तात्पर्य, देखो इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज की भी बात डीएलएड में आती है, कई बार हम क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले तो आपको बताना चाहिए टीचिंग क्या है, आर्ट भी है और साइंस भी है, क्योंकि यहाँ पर 3 प्रकार की आपकी टीचिंग होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आपका उत्तराखंड डीएलएड का जो एग्जाम है वो 30 नवंबर को होने वाला है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली होगी और वो उसे फाइनल टचेस दे रहे होंगे, मतलब रिवीजन कर रहे होंगे, मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे। और बहुत सारे आप में से स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो अपने किसी कार्य की व्यस्तता की वजह से इस एग्जाम के लिए अभी तक भी ढंग से प्रिपेयर नहीं कर पाए। बहुत कम समय रह गया है, लेकिन इच्छा है आपकी कि हम इसमें कुछ ना कुछ तो कर लें। तो देखिए आज का ये जो वीडियो है ना, आप दोनों ही कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड सेक्शन के लिए की पॉइंट्स जो हमें अपने दिमाग में रखने चाहिए जब हम टीचिंग एप्टीट्यूड वाला सेक्शन सॉल्व करते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड कोई बहुत बड़ा ऐसा जटिल सब्जेक्ट नहीं है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आप ध्यान में रख लेना तो आप आसानी से इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वीडियो जो है ना आपकी 2 पार्ट में होने वाली है। पहले पार्ट में हम कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और बाकी जो आपके टॉपिक्स रह जाएंगे उनको हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। मैंने आपके प्रीवियस ईयर में उससे आए हुए क्वेश्चंस भी लिए हुए हैं, जिससे कि आपको अंदाजा लगे कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर से आपका जो पहला टॉपिक मैं ले रही हूँ वो है वृद्धि और विकास, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ना देखो चीजें बहुत सारी होती है, लेकिन आपको दिमाग में क्या रखना है, लास्ट मोमेंट पे आपको कुछ बातें नोट करनी है ना। तो देखो सबसे पहले जो वृद्धि है, जिसे हम ग्रोथ कहते हैं, वो आपका डिनोट करती है शारीरिक पक्ष को। यानी जब हमारी फिजिकल ग्रोथ हो रही होती है ना, हमारा वजन बढ़ रहा है, हमारी हाइट बढ़ रही है, तो जो फिजिकल एस्पेक्ट में आपकी बढ़त दिखाई दे रही है उसी को आप वृद्धि कहते हैं। जबकि अगर हम विकास, यानी कि इंग्लिश में जिसे हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट, ठीक है, अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स आते हैं, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक, बहुत सारे पक्ष। पूरा व्यक्तित्व में जितने भी पक्ष आपके हो सकते हैं ना, जितने भी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, वो सब जो है विकास में शामिल है। वृद्धि आपकी मैच्योरिटी तक रुक जाती है, ठीक है, एक बार हाइट आपकी बढ़ी और फिर एक एडोलेसेंट एज के बाद वो रुक जाएगी, ठीक है। लेकिन विकास जो है किसी ना किसी पक्ष में चलता रहता है, इसलिए डेवलपमेंट जो है लाइफ लॉन्ग चलने वाला प्रोसेस है। अच्छा, वृद्धि और विकास दोनों ही क्या है आपकी, अनुवांशिकता और पर्यावरण के परस्पर अंतःक्रिया, यानी इंटरैक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, इससे अफेक्ट होती है, ठीक है। तो अधिकतर आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो ये पूछे जाते हैं, आपका कोई वृद्धि या विकास से जुड़ा हुआ कोई पक्ष दे देंगे और आपसे कहेंगे कि इस पर किसका प्रभाव पड़ेगा, हेरिडिटी का, अनुवांशिकता का, एनवायरमेंट, परिवेश का, इनमें से किसी का भी नहीं, या फिर दोनों के परस्पर अंतःक्रिया का। तो हमेशा आंसर आपका अच्छा यही रहता है, परस्पर अंतःक्रिया का। वैसे आपकी जो हेरिडिटी है, हेरिडिटी आपकी वृद्धि को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती है। विकास में हेरिडिटी और आपका एनवायरनमेंट दोनों ही रोल प्ले करते हैं, हालांकि एनवायरनमेंट यहाँ भी रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो आपके लिए बेस्ट आंसर हमेशा ये रहता है। फिर शिक्षक के लिए भाई इसे जानना क्यों ज़रूरी है, इसमें स्टेजेस भी होती हैं, लेकिन यहाँ पे मैं नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि वो सब फिर आपको अगेन टेक्निकल चीज़ें याद करनी पड़ेगी, जो लास्ट मोमेंट के लिए आपके लिए उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो शिक्षक के लिए इन सभी स्टेजेस को या ग्रोथ और डेवलपमेंट को समझना क्यों ज़रूरी है, सही स्तर पर सही विकास के लिए। भाई कौन सी एज ग्रुप के बच्चों को क्या पढ़ाना है, उनका किस तरीके से डेवलपमेंट करना है, वो किससे पता चलेगा, जब हमें वृद्धि और विकास कैसे होता है बच्चों में उसका हमें ज्ञान होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन आया हुआ है, बच्चों के विकास के विभिन्न पहलुओं की समझ एक शिक्षक के लिए आवश्यक है, क्योंकि इससे शिक्षक को बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुरूप कक्षा शिक्षण करने में सहायता मिलेगी, शिक्षक को बच्चों को समझने में सहायता मिलेगी। ए और बी दोनों केवल ए, तो ऑब्वियसली बच्चों को भी समझना है और बच्चों में जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है उसको भी समझना है। भाई हेरिडिटी और एनवायरनमेंट सबका अलग होगा, तो ऑब्वियसली हमें सब में बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे हम आपका अधिगम, लर्निंग, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक। लर्निंग को देखो, अधिगम यानी सीखना, हिंदी में इसका सरल वर्ड जो है वो है सीखना। अधिगम का मतलब सीखना होता है। सीखना किससे आपका डिनोट होता है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, व्यवहार में परिवर्तन। अच्छा, सीखना आप क्या क्या सीखते हो भाई, नॉलेज, ज्ञान अर्जित करते हो आप, ठीक है, स्किल सीखते हो, ठीक है,
क्या सीखते हो? और एटीट्यूड्स, आपका एक दृष्टिकोण बनता है, बिलीफ, आपके विश्वास इससे बनते हैं, ये सारी चीजें लर्निंग से आती हैं, ठीक है। तो लर्निंग जो है क्या होगा? लर्निंग ऑफ नॉलेज, अटेनमेंट ऑफ नॉलेज, अटेनमेंट ऑफ स्किल, अटेनमेंट ऑफ एटीट्यूड, चेंज इन बिहेवियर। सबसे बढ़िया आपका आंसर होता है चेंज इन बिहेवियर। लर्निंग हो गई है, कैसे समझोगे? अगर एक बच्चा पहले कोई काम नहीं कर पा रहा था, आपने उसको सिखाया और वो काम करने लग गया, उसके व्यवहार में क्या आया? परिवर्तन। इसी से तो आपका दिखेगा कि लर्निंग हुई है। तो अधिगम किससे दिखता है? व्यवहार में परिवर्तन से। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसलिए आपको ये पता होनी चाहिए। तो जल्दी से देख लेते हैं, लर्निंग क्या है? चेंज इन बिहेवियर, रिलेटिवली एंड्यूरिंग और परमानेंट, यानी कि ऐसा नहीं है कि लर्निंग आज आपने सीखा कल भूल जाओगे, ठीक है। इतनी आपकी शॉर्ट टर्म भी नहीं होती और इतनी लॉन्ग टर्म भी नहीं होती कि हमेशा जीवन पर्यंत याद रहेगी। जैसे आप साइकिल चलाना सीखते हो बचपन में, कुछ समय आपने छोड़ दी तो भाई हो सकता है आपकी प्रैक्टिस छूट गई है, लेकिन थोड़ा अगर फिर से आपके सामने साइकिल आया, थोड़ा प्रैक्टिस करो तो फिर चलाने लग जाओगे। तो ना बहुत ज़्यादा टेम्परेरी, ना बहुत ज़्यादा परमानेंट। फिर कंटिन्यूस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, सीखते तो रहोगे, किसी ना किसी पक्ष में आप सीखते ही रहोगे। यूनिवर्सल है, हर जीव, हर तरह की स्पीशी जो है अर्थ के ऊपर, सबके अंदर सीखने की कैपेबिलिटी दी है भगवान ने। पर्पसिव और गोल डायरेक्टेड होता है, कभी भी जब सीखोगे तो किसी ना किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही कोई ना कोई काम करोगे, कोई ना कोई चीज़ सीखोगे, ठीक है। और प्रोडक्ट है एक्टिविटी और एनवायरनमेंट का। एनवायरनमेंट ने आपके सामने कोई परिस्थिति रखी, आपने उसके ऊपर एक्शन दिया, उसी से आपकी लर्निंग होगी। और ये एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में ट्रांसफर हो सकती है। आपने एक सिचुएशन में कुछ सीखा, एक परिस्थिति में सीखा है, उससे आप दूसरी परिस्थिति में भी अप्लाई कर सकते हो। इसके बेसिस पे ये 3 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव ट्रांसफर, नेगेटिव ट्रांसफर एंड जीरो ट्रांसफर। पॉजिटिव मतलब सकारात्मक, अगर ए सिचुएशन में सीखी हुई चीज़ आपको बी में हेल्प कर रही है तो वो हो गया पॉजिटिव ट्रांसफर। साइकिल चलानी आती है तो स्कूटी आसानी से चलाना सीख लोगे। नेगेटिव क्या होता है? नकारात्मक, ए सिचुएशन में सीखी हुई चीज़ अगर आपको बी सिचुएशन में हेल्प नहीं कर रही है, बाधा क्रिएट कर रही है, तो वो क्या हो जाएगा? नकारात्मक। स्कूटी चलानी आती थी, गाड़ी चलाना सीख रहे हो, क्या कर रहे हो? वहाँ पर एक्सीलेटर ढूंढ रहे हो, हाथों में कंट्रोल्स ढूंढ रहे हो, जबकि वहाँ पर क्या है? पैरों से वहाँ पर आपका एक्सीलेटर, क्लच, ब्रेक को ऑपरेट करना है, स्टीयरिंग पकड़ना है, गियर डालना है, तो वो चीज़ें आपके लिए यहाँ पर डिफिकल्ट है। और जीरो मतलब अगर 2 सिचुएशंस में कोई भी यहाँ पर चीज़ें मिल नहीं रही हैं तो ये जीरो ट्रांसफर, ठीक है। एक का प्रभाव कुछ भी नहीं पड़ेगा दूसरे के ऊपर। एक और चीज़ देख लेंगे, जब हम स्किल की बात करते हैं तो 2 तरह के स्किल होते हैं आपके, ग्रॉस, ठीक है, एंड फाइन स्किल्स। ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स। तो यहाँ पर ग्रॉस और फाइन का मतलब क्या है? ग्रॉस मोटर स्किल्स होते हैं आपके जहाँ आपकी बड़ी बड़ी मसल्स यूज हो रही है, दौड़ना, भागना, बड़ी बड़ी मसल्स यूज हो रही है, स्विमिंग करना। और फाइन मोटर स्किल्स होते हैं जिसमें बारीक छोटी छोटी मसल्स यूज हो रही है, लिखना, ठीक है, पेंट करना, ड्राइंग करना, सुई में धागा डालना, ये सारी क्या चीज़ें हैं? फाइन मोटर स्किल्स हैं। आगे बढ़ते हैं, फटाफट चलेंगे, टॉपिक पे ज़्यादा नहीं रखेंगे। क्वेश्चन देख लो, सीखने का सबसे समुचित तात्पर्य है, क्वेश्चन आया हुआ है, ये सब डीएलएड के क्वेश्चन है, ठीक है। ज्ञान देना, व्यवहार में परिवर्तन, व्यक्तिगत रूप से माहौल में ढलना, हुनर की प्राप्ति। तो सही आंसर क्या है? व्यवहार में परिवर्तन। नेक्स्ट पे चलेंगे, लॉज ऑफ लर्निंग पता होने चाहिए। तत्परता का नियम, आप बच्चे को तब तक कुछ नहीं सिखा सकते जब तक बच्चा सीखने के लिए खुद से तैयार नहीं है। इसीलिए हमें बच्चे को पहले तैयार करना होता है। तैयार करने के लिए आप बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी जगाओगे या इंटरेस्ट जगाओगे, ठीक है। दूसरा, अभ्यास का नियम, अगर बच्चे की आपको लर्निंग करवानी है तो आपको उसे प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी। अगेन इसके 2 पार्ट्स हैं, लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज, उपयोग तथा अनुपयोग का नियम। उपयोग का नियम क्या कहता है? अगर कोई काम आप चाहते हो कि बच्चा सीखे तो आप उसे बार बार उसकी प्रैक्टिस कराओ, यूज, ठीक है, बार बार उसे प्रैक्टिस कराओ। और अगर आप चाहते हो कोई आदत, कोई गलत आदत है, बच्चा उसे छोड़ दे, तो जब भी वो ये काम कर रहा है उसको कहीं ना कहीं उसकी आदत छुड़वाने की कोशिश करो। जब वो बच्चा वो थोड़े दिनों बाद वो उसकी प्रैक्टिस छोड़ देगा तो ऑब्वियसली वो उस काम को भूल जाएगा। इसके अलावा तीसरा है आपका प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। बच्चे ने कोई काम किया, उसका जो प्रभाव आया, जो रिजल्ट आया, जो इफेक्ट आया, वो उसे मोटिवेट करता है आगे सीखने के लिए। अगर परिणाम अच्छा है तो बच्चा आगे भी उस काम को दोहराएगा, अगर परिणाम अच्छा नहीं है तो बच्चा उस काम को नहीं दोहराएगा। डोमेन्स क्या होते हैं लर्निंग के? अधिगम के पक्ष 3 होते हैं, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक पक्ष, जहाँ पर बच्चा अपने थिंकिंग स्किल्स का यूज़ कर रहा है, ज्ञान जो हाँ भी यूज़ हो रहा है, मतलब बच्चे को अपना दिमाग यूज़ करना पड़ रहा है, सोचना, प्रॉब्लम सॉल्व करना या फिर बच्चे को याद करना, ये सारी चीज़ें संज्ञानात्मक पक्ष में आएंगी। अफेक्टिव डोमेन में भावात्मक पक्ष, जहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है, भावात्मक पक्ष में आपके इमोशंस वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। और
साइकोमोटर डोमेन में आपका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आता है, जहां बच्चा करके चीज़ों को सीख रहा है। टीचिंग में भी हम इन्हीं 3 पक्षों में बात करते हैं, ठीक है। फिर देखिए मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा क्या है? किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने, नियमित बनाए रखने की प्रक्रिया को अभिप्रेरणा कहते हैं। आप कोई काम कब करोगे? जब आपको उसकी नीड होगी, ठीक है। आप वो काम करना चाहते हो तो आप मोटिवेट हुए, आपने उस काम को स्टार्ट किया, आप उसे करते रहे। जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करोगे तब तक आप उस काम को करोगे। ये मोटिवेशन है। मोटिवेशन के कैरेक्टर्स क्या होती हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स, गोल डायरेक्टेड होता है, कोई ना कोई लक्ष्य आपके सामने होना चाहिए। एनर्जी चेंजेस आते हैं इस प्रोसेस में। भाई पहले आप ऐसे ही बैठे हुए थे, आपके सामने कोई गोल दिखाया गया, आप उसके लिए काम करने लग गए, तो आपके अंदर ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा ना कि मुझे इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना है, कुछ ना कुछ कार्य करना है। जब आप लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हो आपको क्या मिलती है? संतुष्टि मिलती है। तो एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व हैं। और मोटिवेटेड बिहेवियर हमेशा लगातार होता रहेगा जब तक वो मोटिवेशन है आपके अंदर, ठीक है। फिर है नेक्स्ट आपका, देखो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक स्व अभिप्रेरित बच्चे के लक्षण हैं। स्व अभिप्रेरित, ठीक है। अभी बात करते हैं स्व अभिप्रेरित का मतलब क्या होता है। वो हर कार्य को करने में उत्साहित है, कार्य करते समय उच्च श्रेणी की ऊर्जा प्रदर्शित करता है, डांट के भय से कार्य करता है। तो देखो अगर बच्चा अंदर से अभिप्रेरित है किसी कार्य को करने के लिए तो ऑब्वियसली वो उस कार्य को करने में उत्साहित होगा और कार्य करते समय उच्च श्रेणी का ऊर्जा प्रदर्शित करेगा। जैसा मैंने कहा ना एनर्जी चेंजेस है, तो 1 और 2 है, तो ऑप्शन कौन सा है? यहाँ बी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रेरणा के प्रकार। यहीं से आपको स्व अभिप्रेरित का मतलब समझ में आ जाएगा। भाई प्रेरणा 2 प्रकार की होती है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। आंतरिक प्रेरणा और बाह्य प्रेरणा। प्रेरणा या अभिप्रेरणा एक ही बात है। तो आंतरिक अभिप्रेरणा जो है आपकी, इसको हम प्राकृतिक यानी नेचुरल, सकारात्मक यानी पॉजिटिव अभिप्रेरणा भी कहते हैं, ठीक है। इसका जो सेंटर होता है ये कहाँ से उत्पन्न हो रही है? अंदर से, इंसान के अंदर से। अगर कोई काम करने में मुझको खुद से संतुष्टि हो रही है तो वो क्या है? वो आपकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, सकारात्मक या फिर आंतरिक अभिप्रेरणा है, ठीक है। अगर मैं क्लास में फर्स्ट आना चाहती हूँ, उसके लिए मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, मुझे खुद से इच्छा है ना, तो वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। बाह्य अभिप्रेरणा क्या है? बाहर से अगर आपको कोई रिवॉर्ड दे रहा है उसके लिए आप काम कर रहे हो, ठीक है। पेरेंट्स से कहा अगर तुम क्लास में फर्स्ट आओगे तो हम तुम्हें साइकिल दिलाएंगे, उस साइकिल को पाने के लिए अगर आप मेहनत कर रहे हो तो वो बाह्य अभिप्रेरणा हुई। कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल, बाहर से आपको रिवॉर्ड दिया जा रहा है। नकारात्मक यानी नेगेटिव, ठीक है। अच्छी कौन सी होगी? ऑब्वियसली आपकी कौन सी होगी? आंतरिक अभिप्रेरणा, क्योंकि इसमें स्टूडेंट को खुद से सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। अच्छा, अभिप्रेरणा का एक चक्र होता है तो उसको आप ध्यान में रखो। अभिप्रेरणा का चक्र है, सबसे पहले क्या अराइज होती है? नीड। पहले आपके अंदर एक आवश्यकता, एक कमी किसी चीज़ की जागृत होगी, उसके बाद उससे उत्पन्न होगा आपके अंदर एक ड्राइव, एक चालक, ठीक है। एक चालक उत्पन्न होगा जो आपको काम करने के लिए कहेगा उसकी तरफ। जब आप उसकी तरफ काम करोगे तो बीच में आपको मिलेंगे इंसेंटिव, ठीक है, आपको प्रोत्साहन मिलेंगे और धीरे धीरे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे, यानी आपका गोल अचीव हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या है? अभिप्रेरणा का चक्र है। इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक हम पढ़ चुके हैं, आगे बढ़ जाते हैं। नीड्स के बारे में आपको जानना जरूरी है कि नीड्स क्या होती है। नीड्स आपकी 2 टाइप की होती हैं, प्राइमरी नीड्स और सेकेंडरी नीड्स। इस पर क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए हम इसको देख रहे हैं। प्राथमिक आवश्यकताएं कौन सी आवश्यकताएं? ये जैविक आवश्यकताएं, बायोलॉजिकल आपकी नीड्स हैं, इनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते। जैसे भोजन, जल, आश्रय, ठीक है, रोटी, कपड़ा, मकान, इसके बिना हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते। ये प्राथमिक आवश्यकताएं। फिर होती है गौण आवश्यकताएं। ये हमें नीड फील तो हो रही है लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इसके बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। जैसे सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं, ठीक है, हमें घर चाहिए, घर तो उसमें आ जाएगा, हमें दोस्त चाहिए, रिश्ते चाहिए, ठीक है, समाज में पद प्रतिष्ठा चाहिए, सुरक्षा की भावना चाहिए, प्रेम चाहिए। ये सारी चीज़ें क्या हैं? गौण आवश्यकताएं। अब ऐसा नहीं है कि इसके बिना हम जी नहीं सकते, लेकिन फिर भी ये हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नता। अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपके क्या होते हैं, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स जान लो। कारण क्या है भाई इंडिविजुअल डिफरेंसेस के? अनुवांशिकता और परिवेश में अंतर। आपकी क्लास में सारे बच्चे समान तो होंगे नहीं, किसी की हाइट बड़ी, किसी का कॉम्प्लेक्शन कुछ है, कोई किस तरह की भाषा बोलता है, ये सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। और किसकी वजह से राइज होते हैं? इसमें हेरिडिटी और आपका परिवेश यानी एनवायरनमेंट दोनों ही आपका रोल प्ले करते हैं इसमें। लेकिन इंडिविजुअल डिफरेंसेस होने की वजह से टीचर को उसे अपने बाधा नहीं समझना है, उसे क्या समझना है? एक रिसोर्स समझना है। बहुभाषा या बहुसंस्कृति कक्षा बाधा नहीं, एक स्रोत है, एक सोर्स है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो एक दूसरे के ज्ञान में वृद्धि करने के लिए, ठीक है, एक दूसरे को सीखने सिखाने के लिए। और सभी विद्यार्थियों पे समान ध्यान देना चाहिए। मैं पॉइंट्स बता रही हूँ आपको कि इन टॉपिक्स में से क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने चाहिए।
सभी बच्चों पे समान ध्यान देना चाहिए, ऐसा नहीं है कुछ आपके फेवरेट हो जाएं, ठीक है, किसी की तरफ आप बायस हो। उपाय क्या है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कैटर करने का? आपको शिक्षण के समय विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए, अलग अलग टीचिंग मेथड्स, गतिविधियां, एक्टिविटीज, अलग अलग गतिविधियों का, बहुसंवेदी सहायक सामग्री यानी मल्टी सेंसरी अप्रोच पर बेस्ड टीचिंग एड्स इस्तेमाल करनी चाहिए। कोई सुन के नहीं सीखता तो ऑब्वियसली देख के सीख सकता है, कोई गतिविधि करके सीख लेगा। तो अलग अलग आपके पास क्या है, वैरायटी के जो बच्चे बैठे हुए हैं उनको कैटर करने के लिए आपके पास क्या है, ये उपाय होता है। क्वेश्चन देखेंगे इस पर बेस्ड। कल्पना कीजिए कि आप एक महत्वाकांक्षी अध्यापक हैं, आप कक्षा अध्यापन के विषय में अत्यंत ऊंचा आदर्श रखते हैं, किंतु आपका कठिन परिश्रम कारगर नहीं होता। इस समस्या के पीछे कारण हो सकता है आपके शिक्षण का स्तर विद्यार्थियों की क्षमता से अधिक ऊंचा है, या छात्रों के मध्य जो व्यक्तिगत भिन्नता है वह आपके प्रयास को नष्ट कर देती है। ए और बी दोनों या ए और बी में से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा आपका सही आंसर? सी। ठीक है, सी है आपका। हो सकता है कि भाई आप बच्चों की क्षमता से अधिक ऊंचा आप जो है आपका पढ़ाई का लेवल हो, और दूसरा हो सकता है व्यक्तिगत विभिन्नता जो है उसकी वजह से आपने जो पढ़ा रहे हैं आप एक ही मेथड यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप मल्टी सेंसरी अप्रोच यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से सभी बच्चे नहीं समझ पा रहे, तो कहीं ना कहीं आपका प्रयास व्यर्थ जा रहा है। नेक्स्ट पे चलेंगे, समान शैक्षिक अवसर इस कथन से तात्पर्य है। देखो इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज की भी बात डीएलएड में आती है, कई बार हम क्वेश्चन देखते हैं। तो इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज का मतलब क्या है, यहाँ पर पूछा गया सभी लोगों को एक जैसी शिक्षा देना, सभी को समान अवसर प्रदान करना जिससे वे अपनी योग्यता के अनुरूप शिक्षा प्राप्त कर सकें, सभी को शिक्षा प्राप्त करने के लिए योजनाएं बताना, और विकल्प आपके ये दिए हुए। ठीक है, तो ऑब्वियसली समान शैक्षिक अवसर का मतलब क्या है, सब बच्चों को शिक्षा का अवसर मिले। तो ये आपका सेकंड वाला ऑप्शन है, सभी को समान अवसर प्रदान करना जिससे वे अपनी योग्यता के अनुरूप शिक्षा प्राप्त कर सकें। तो इसका आंसर क्या होगा, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट आपका टॉपिक आ गया है गृह कार्य। होमवर्क पर बेस्ड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। होमवर्क से रिलेटेड आपको क्या याद रखना है, एक तो आपका होमवर्क का यूज क्या होता है, बच्चे के अंदर ये सेल्फ स्टडी स्व अध्ययन को सक्षम बनाता है। ठीक है, बच्चा क्या कर रहा है, क्लासरूम में तो पढ़ रहा है, लेकिन घर पे जाकर कैसे पढ़ेगा, सारा का सारा ज्ञान टीचर तो दे नहीं सकती, बहुत उसको जीवन में क्या कुछ सीखना है। तो स्व अध्ययन की आदत बच्चे के अंदर अगर हमें विकसित करनी है तो हम उसे होमवर्क देते हैं। और होमवर्क कैसा होना चाहिए, हमेशा यूजफुल होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, अर्थफुल होना चाहिए, बच्चे के अंदर कोई ना कोई अधिगम वो क्रिएट करता हो। ऐसा नहीं है कि बस बच्चे को आपको बिजी कर देना है, आपने 4 क्वेश्चन कराए, आगे के 4 क्वेश्चन आपने होमवर्क में दे दिए, ये गलत तरीका है होमवर्क देने का। होमवर्क हमेशा ऐसा होना चाहिए जो बच्चे के अंदर जो है चिंतन कौशल का विकसित करे, या फिर कहीं ना कहीं उसके लर्निंग को और मीनिंगफुल बना दे। अब देखो एग्जाम यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, शिक्षक द्वारा दिए जाने वाले गृह कार्य की मात्रा एवं प्रकार का निर्धारण करना चाहिए। तो कितना होमवर्क देना है, किस प्रकार का देना है, इसको हम कैसे निर्धारित करेंगे। छात्रों के मतों द्वारा, विषय वस्तु की जटिलता द्वारा, गृह कार्य से उत्पन्न होने वाले अधिगम द्वारा, या कक्षा के कालांश द्वारा। तो इसका सी ऑप्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस गृह कार्य से बच्चे के अंदर क्या लर्निंग आ रही है उसके बेसिस पर हमें उसे होमवर्क देना है। अगेन गृह कार्य से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गृह कार्य के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त है। गृह कार्य छात्रों की प्रवृत्तियों एवं स्तर के अनुकूल होना चाहिए, गृह कार्य का स्वरूप भाषा की दृष्टि से शुद्ध होना चाहिए, गृह कार्य को क्रमागत होना चाहिए, गृह कार्य उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। तो ये चारों ही ऑप्शन सही हैं। ठीक है, गृह कार्य जो है बच्चों की जो प्रवृत्तियां हैं उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, जैसे बच्चे हैं। उसके अलावा लिखा हुआ जो होना चाहिए, आपने जो होमवर्क दिया है वो बच्चे के समझ में आना चाहिए, भाषा स्पष्ट होनी चाहिए। इसके अलावा क्रमागत होना चाहिए, मतलब सिंपल टू डिफिकल्टी की तरफ अगर हम देखें क्लास लेवल के अकॉर्डिंग भी होना चाहिए। और गृह कार्य का जो उद्देश्य है वो आपका क्लियर होना चाहिए कि क्या आप लर्निंग बच्चे के अंदर लाना चाहते हो। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। थिंकिंग, अब देखो थिंकिंग में आपका बस यही पूछा जाता है कि आपकी एक तो 2 तरह की थिंकिंग आपको पता होनी चाहिए, कौन कौन सी हैं। चिंतन का मतलब क्या है, आपके अंदर क्या हो, सोचने विचार करने की क्षमता। तो 2 तरह के आपके चिंतन है या थिंकिंग है, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन मतलब जब आप क्या करते हो, आपके सामने कोई प्रॉब्लम है और आप उसके डिफरेंट एंगल से भी एक ही सॉल्यूशन आप उसका फाइंड कर रहे हो, एक ही दिशा में सोच रहे हो। ठीक है, आपके पास ऑलरेडी जो पहले से ही सोल्यूशन है, आप सिर्फ उसी के ऊपर विचार कर रहे हो कि हाँ ये सॉल्यूशन इसका हो सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं सोच रहे। एक ही दिशा में सोचना अभिसारी चिंतन है, इसे हम इंग्लिश में कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग या अपसारी चिंतन होता है जब आप विभिन्न दिशाओं में सोच सकते हो, ऐसा भी आप सॉल्यूशन निकाल के आ सकते हो जो अभी तक आपकी किताबों में भी नहीं दिया था, आपने कुछ नया ही सॉल्यूशन निकाल लिया।
ये होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग, जब हम अलग अलग दिशाओं में सोचते हैं। और डाइवर्जेंट थिंकिंग जो होती है ये हेल्पफुल होती है हमेशा बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता डेवलप करने के लिए। ठीक है, नए एकदम नोवल आइडियाज, मौलिकता वाले जो आइडियाज हैं वो तभी आते हैं जब बच्चा अलग अलग दिशाओं में सोचेगा। और डाइवर्जेंट थिंकिंग के लिए आप किस तरीके की जो टीचिंग मेथड से यूज करोगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, समस्या समाधान विधियां जो है, इस तरीके की विधियां जो होगी, खोज विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, ये सारी विधियां जो है आपकी क्रिएटिविटी को डेवलप करेंगी, डाइवर्जेंट थिंकिंग को और ज़्यादा प्रमोट करेंगी। नेक्स्ट अब आते हैं टीचिंग पर। अब देखो डीएलएड का एग्जाम है, टीचिंग एप्टीट्यूड है आपका, तो टीचिंग तो आपका भर भर के पूछा जाता है। तो टीचिंग के विषय में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अभी जो हमने किए वो छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं उसमें से मैंने बहुत कम बताया। टीचिंग में आपका क्या इंपॉर्टेंट आता है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए टीचिंग क्या है, आर्ट भी है और साइंस भी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कौशल शामिल हैं इसलिए आर्ट है। और क्योंकि ये बिल्कुल आपकी किस तरीके से चलती है, यहाँ पर आपकी हर चीज़ डिफाइंड है। ठीक है, इसमें फेजेस हैं, इसमें लेवल्स हैं, तो ये क्या है, साइंटिफिक भी है आपकी। तो साइंस और आर्ट दोनों है। शिक्षण की विशेषताएं क्या हैं? शिक्षण शिक्षक और छात्रों के बीच एक प्रभावी अंतःक्रिया है। टीचर और स्टूडेंट के बीच में यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। अच्छा, एजुकेशन जो है आपका बाइपोलर प्रोसेस भी है और ट्राइपोलर प्रोसेस भी है। जब हम इसे आपका ध्रुवीय प्रक्रिया कहते हैं तो ये टीचर और स्टूडेंट होते हैं, दो ध्रुव इसके। और जब हम इसे त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कहते हैं तो टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम या एनवायरनमेंट कह सकते हो, ये आपके तीन ध्रुव होते हैं। करिकुलम, कंटेंट, एनवायरनमेंट कुछ भी ले सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो देखो ये है एक सामाजिक प्रक्रिया है। ऑब्वियसली स्कूल को एक मिनिएचर सोसाइटी भी कहा जाता है। बच्चा जो है घर से निकल के जब स्कूल जाता है तो वो एक छोटे से समाज का हिस्सा बन जाता है। सामाजिक प्रक्रिया है। लक्ष्य उन्मुख है, आप बच्चे के अंदर कोई चेंज लाना चाहते हो, आपके उद्देश्य जो है निश्चित होते हैं और इसीलिए आप उसकी लर्निंग करवाते हो। इसमें तीनों स्तर शामिल होते हैं, लेवल सभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें आ जाएंगे आपके स्मृति स्तर, समझ स्तर, चिंतन स्तर। शिक्षण के विभिन्न रूप हो सकते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक। ठीक है, और इसको भी अभी हम देखते हैं, कंडीशनिंग और शिक्षा देना या फिर समझाना क्या होता है। ये एक पेशेवर गति है, प्रोफेशन है। टीचिंग आज एक प्रोफेशन है। ठीक है, जिसमें शिक्षक और छात्र शामिल होते हैं। इसे शिक्षक व्यवहार और छात्र शिक्षक बातचीत के माध्यम से देखा जा सकता है। भाई जब आप कैसे देखोगे टीचिंग कैसी हो रही है, जब आप क्लासरूम में जाके देखोगे उनके बीच में क्या वार्तालाप हो रहा है टीचर और स्टूडेंट के बीच में। यह प्रतिक्रिया तंत्र माध्यम से परिवर्ती है। प्रतिक्रिया तंत्र माध्यम यानी कि फीडबैक मैकेनिज्म। पहले ये माना जाता था कि जो शिक्षक होते हैं वो जन्मजात होते हैं। ठीक है, मतलब पढ़ाने का एक जो कौशल या एक गुण होता है वो जन्म से ही उपस्थित होता है। लेकिन आज हम देखते हैं कि टीचर्स को प्रशिक्षित भी किया जा सकता है, उन्हें ट्रेन किया जा सकता है। और जो ट्रेनिंग होती है वो फीडबैक मैकेनिज्म से होती है। जब आप डीएलएड भी करेंगे तो वहाँ आपकी जब प्रैक्टिस टीचिंग होती है ना, आपसे पढ़वा के देखा जाता है, आपको लेसन प्लान तैयार करना होता है, आप पढ़ाते हो, उस पर आपको फीडबैक मिलता है, पृष्ठ पोषण मिलता है कि आपकी कहाँ कहाँ गलतियाँ थी, क्या क्या चीज़ें अच्छी थी, अब आप उसको फिर से ठीक कीजिए। और इस तरीके से एक टीचर की ट्रेनिंग होती रहती है। तो फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए टीचिंग क्या है, परिवर्तनीय है, यानी आपके अंदर कौशल विकसित किए जा सकते हैं। यह एक भाषाई प्रक्रिया है, लिंग्विस्टिक प्रोसेस है, क्योंकि इसमें भाषा का प्रयोग हो रहा है। ये हो गए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखो यहाँ पर तीन प्रकार की आपकी टीचिंग होती है। पहली है आपकी सत्तावादी, जिसे हम कहते हैं, इंग्लिश में मैं लिख देती हूँ इंग्लिश वालों के लिए, अगर इंग्लिश वाले हैं कोई, तो ऑटोक्रेटिक। लोकतांत्रिक का मतलब है डेमोक्रेटिक और अहस्तक्षेपी का मतलब है लेजिस फेयर। ठीक है, अब देखो ये स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना शायद। सत्तावादी, तानाशाही, यहाँ पर क्या है, टीचर ही सब कुछ है, टीचर ही सर्वे सर्वा है। वो आएगा, पढ़ाएगा, लेक्चर देगा और जो आपको काम दे रहा है आपको करना है। बच्चों को यहाँ किसी भी तरह का अधिकार नहीं होता, वो टीचर को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, टीचर से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो ये जो है यहाँ पर टीचर ही सब कुछ है, इसीलिए इसे तानाशाही, निरंकुश या आपका सत्तावादी कहते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है ना शिक्षक केंद्रित। ठीक है, और बच्चा क्या है, निष्क्रिय श्रोता, बस खाली सुनेगा, वो कुछ बोल नहीं सकता। लोकतांत्रिक में क्या है, लोकतांत्रिक जैसे लोकतंत्र है हमारे भारत देश का, सबको बोलने का अधिकार है। तो ये मानव सिद्धांत, संबंध सिद्धांत पर आधारित है। हालांकि आपसे सिद्धांत वगैरह इतने नहीं पूछे जाते, आप बस इतना ध्यान में रखिए कि यहाँ बच्चे और शिक्षक दोनों महत्वपूर्ण है। यहाँ बच्चे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। टीचर जो है जब टीचिंग कर रही है तो वो बच्चों को इन्वॉल्व कर रही है। ठीक है, वो क्या कर रही है, बच्चों की सहभागिता ले रही है अपने प्रोसेस में। संबंध केंद्रित, बच्चे और शिक्षक एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यहाँ पर
टीचर जब समझा रही हैं फिर वो क्वेश्चंस पूछती हैं, बच्चे कभी फीडबैक देते हैं या वो पलट के क्वेश्चंस भी पूछते हैं जहां उन्हें डाउट होता है, तो टीचर फिर उन्हें आंसर करती है। तो दोनों एक दूसरे के व्यवहार को यहाँ पर प्रभावित कर रहे हैं। और अहस्तक्षेपी का मतलब होता है यहाँ पर ये होती है बाल केंद्रित। यहाँ पर बच्चा ही सब कुछ होता है, बच्चा ही महत्वपूर्ण है, टीचर सिर्फ यहाँ पर एक गाइड की तरह है। यहाँ पर इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, यहाँ पर बच्चा खुद से काम कर रहा है, टीचर की हेल्प वो तब लेता है जब जरूरी। लेजर स्पेयर मतलब होता है नॉन इंटरफेयरिंग, जहाँ अहस्तक्षेपी, आप बिल्कुल भी वहाँ पर इंटरफेयर नहीं कर रहे हो, जब बच्चे को जरूरत है तब वो आपकी हेल्प लेगा। ठीक है, तो अब देखो सबसे अच्छी टीचिंग जो होती है वो डेमोक्रेटिक होती है, बेस्ट, और जो सबसे खराब टीचिंग होती है वो होती है ऑटोक्रेटिक या सत्तावादी, वर्स्ट। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अब नेक्स्ट पे आते हैं, देखो क्वेश्चंस। कक्ष में जरूरी है कि शिक्षक हमेशा आईसीटी का प्रयोग करें, कक्षा में बच्चों को प्रश्न करने के अवसर दें, विषय को मौके के एवं लिखित रूप में पढ़ाएं, रोज कक्षा में आए। तो देखो यहाँ पर बच्चों को, जहां भी बच्चों का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा होगा ना जिस ऑप्शन में, वही आपका बेस्ट ऑप्शन होता है। तो वो हमें किसमें दिख रहा है? बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के संदर्भ में सत्य है? उत्तम शिक्षण वह है जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों क्रियाशील रहते हैं। शिक्षण का अर्थ है कि विद्यार्थियों को अधिक से अधिक जानकारी देना। शिक्षण का अर्थ है श्रवदिश सामग्री का प्रयोग करना, या शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी शिक्षक के विचारों से प्रभावित होते हैं। तो उत्तम शिक्षण कौन सा है? जैसे मैंने यहाँ पर डेमोक्रेटिक में कहा ही था। ठीक है, शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही क्रियाशील, दोनों एक्टिव होंगे, यहाँ पर कोई भी निष्क्रिय नहीं होता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देख लीजिए शिक्षण के स्तर, जो मैंने आपसे कहा था कि लेवल्स अब देखेंगे। तो सबसे देखो आपके निचले स्तर का जो शिक्षण होता है वो होता है मेमोरी लेवल, जिसे हम स्मृति स्तर कहते हैं। ये लीस्ट थॉटफुल होता है, छोटी कक्षाओं में यूज किया जाता है, प्राथमिक स्तर पे काफी यूज किया जाता है, जहां बच्चों को चीजें रटवाते हो। आप क्या कर रहे हो? रोट लर्निंग पे यहाँ पर ज्यादा बल दिया जाता है, चीजें रटवाई जा रही हैं यहाँ पर। ठीक है, जब इस स्तर का शिक्षण पूर्ण हो जाता है तब आप नेक्स्ट लेवल पे बढ़ोगे, जो कि है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल, जिसे हम बोध स्तर कहते हैं। ये है थोड़ी थॉटफुल, यहाँ पर टीचर को मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ आप अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दोगे, बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, यहाँ बच्चे की समझ को विकास करना है। ठीक है, हमें उसको समझाना है टॉपिक। और जब इस स्तर का शिक्षण भी पूर्ण हो जाए तब आप हायर कक्षाओं में क्या करते हो? रिफ्लेक्टिव लेवल यानी चिंतन स्तर पे जाते हो। ये मोस्ट थॉटफुल है। यहाँ आपको बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप करना होता है। ठीक है, बच्चे के अंदर रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, जहां बच्चा चिंतन करे, ठीक है, वो डेवलप करना होता है। इसके लिए आप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स टाइप के जो हैं वो आप ज़्यादा यूज़ करते हो। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, सीधे आप अंडरस्टैंडिंग लेवल पे नहीं बढ़ सकते, पहले ये शिक्षण पूर्ण होना चाहिए, फिर आप यहाँ बढ़ोगे और फिर आप यहाँ बढ़ोगे। सबसे छोटी कक्षाओं में ये इस्तेमाल होगा, लीस्ट थॉटफुल, फिर बीच की जो आपकी कक्षाएं होती है उसमें ये इस्तेमाल होता है, और इसके बाद मोस्ट थॉटफुल आपका कौन सा होता है? हायर क्लासेस के लिए रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फेजेस ऑफ टीचिंग। फेजेस ऑफ टीचिंग किसने दिए हैं? फिलिप जैक्सन ने दिए हैं, ये ध्यान में होना चाहिए। फेजेस कितने हैं? चरण। ठीक है, शिक्षण के चरण, शिक्षण के चरण। इससे पहले हमने लेवल्स किए थे जो थे शिक्षण के स्तर। टीचिंग के जो है आपके 3 चरण हैं, प्री एक्टिव फेज, इंटरएक्टिव फेज, पोस्ट एक्टिव फेज। और इनका नाम क्या क्या है? और प्री एक्टिव फेज को हम प्लानिंग स्टेज कहते हैं, योजना चरण, वही कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, टीचिंग का योजना चरण, शिक्षण का योजना चरण कौन सा है? तो प्री एक्टिव फेज। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक चरण। फिर इंटरैक्टिव फेज, इंप्लीमेंटेशन, यहाँ रियल टीचिंग परफॉर्म होती है। और इवैल्यूएशन स्टेज कौन सा है? पोस्ट एक्टिव फेज। जो तीसरा लास्ट स्टेज है आपका वो क्या है? आपका इवैल्यूएशन। यहाँ मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन किसका? एक तो जो आपने सिखाया है बच्चों को कि बच्चों को कितना समझ में आया, टीचर खुद का भी मूल्यांकन करती है, मैंने कैसा पढ़ाया, ठीक है, ताकि अगली क्लास में वो क्या कर सके? इंप्रूव कर सके। शिक्षण का पहला चरण कौन सा है? ठीक है, तो पहले से योजना बनाना, पाठ्य सामग्री को सुसंगठित करना, विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को जानना, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन क्या है? ए। वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग के वेरिएबल्स यानी शिक्षण के चर क्या होते हैं? तो 3 तरह के आपके चर होते हैं। ठीक है, 3 तरह के। पहला है डिपेंडेंट वेरिएबल, आश्रित चर, जो दूसरे के ऊपर निर्भर करता है। कौन है यहाँ पर? स्टूडेंट। भाई स्टूडेंट किस पर डिपेंड कर रहा है? टीचर पर। टीचर जैसा पढ़ाएगी, जो पढ़ाएंगी, तो टीचर पर निर्भर कर रहा है ना, तो आश्रित चर। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ? स्वतंत्र चर। टीचर जो है यहाँ पर स्वतंत्र चर, क्योंकि उसे पता है वो क्या है? स्वतंत्र है, कि मुझे बच्चे को क्या भी पढ़ाना है, वो सब चीजें वो खुद डिसाइड करेंगे। इंटरवेनिंग वेरिएबल्स यानी मध्यवर्ती चर, टीचर और स्टूडेंट के अलावा और जो भी चीजें हैं जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को प्रभावित कर रही हैं, जैसे
कंटेंट, भाई सिलेबस, टॉपिक क्या पढ़ाना है, टीचिंग मेथड्स, ठीक है, शिक्षण विधियाँ क्या होंगी, स्ट्रेटेजीज क्या होंगी, और क्लासरूम एनवायरनमेंट कैसा है, ये जितनी भी चीज़ें हुई ना, यहाँ तो एक्सेट्रा लिख दिया, बहुत सारी चीज़ें आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस प्रभावित करती हैं, ये सब इंटरवेनिंग वेरिएबल्स में आ जाएगा। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट, अच्छा एक चीज़ और देख लेते हैं, हाँ यहाँ लिखी नहीं है, आपके फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, फंक्शंस क्या होते हैं इन वेरिएबल्स के, तो वेरिएबल्स के 3 फंक्शंस होते हैं, एक होता है डायग्नोस्टिक फंक्शन, ठीक है, दूसरा होता है आपका प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन, और तीसरा होता है आपका इवैल्यूएटिव फंक्शन, ठीक है। ये जो है आपके शिक्षण के चर हैं, और शिक्षण के चर क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, तो 3 तरह के फंक्शन होते हैं। डायग्नोस्टिक को हिंदी में कहते हैं निदानात्मक, ठीक है, निदानात्मक कार्य। तो निदानात्मक कार्य जो है आपका, उसमें टीचर ज़्यादा एक्टिव होता है, क्योंकि वो देख रहा होता है, निदान कर रहा होता है कि बच्चे को कितना आता है, उसका पूर्व ज्ञान कितना है, उसको कैसे सिखाना है, तो इसमें टीचर ज़्यादा एक्टिव है। प्रिस्क्रिप्टिव में भी टीचर एक्टिव है क्योंकि वो पढ़ा रहे हैं। इवैल्यूएटिव में स्टूडेंट ज़्यादा एक्टिव है क्योंकि उसका मूल्यांकन हो रहा है। अब देखिए टीचिंग जो है आपका, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो सबसे पहले तो देखो, इसमें 2 तरीके से इसको बांटा गया है। आपसे इतना ज़्यादा नहीं पूछेंगे कि लो लेवल का आपका क्या है, हाई लेवल का क्या है, बस आपको ये 4 पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। तो आपका जो टीचिंग है उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है, एक तो कंडीशनिंग, अनुबंधन, जिससे आप बच्चे का व्यवहार जो है उसको शेप करते हो, उसको आकार देते हो। दूसरा होता है ट्रेनिंग, जो कि होता है प्रशिक्षण, जिससे आप बच्चे के आचरण को, ठीक है, आचरण को आप आकार देते हो। तीसरा होता है इंस्ट्रक्शन, अनुदेशन, जहां आप बच्चे के ज्ञान को आकार देते हो, बच्चे को चीजें सिखा रहे हो। और चौथा होता है इंडोक्ट्रिनेशन, यानी समझाना, जहां बच्चे की धारण करने की, यानी कि बिलीफ, उसके विश्वासों को जो है आप आकार दे रहे हो। और इन सब के जरिए आप क्या लेकर आते हो, बच्चे के अंदर चेंज इन बिहेवियर, लर्निंग लेकर आओगे ना। तो टीचिंग जो है आपकी, जो ट्रेनिंग और कंडीशनिंग है, ये लो लेवल में आता है, और इंडोक्ट्रिनेशन, इंस्ट्रक्शन हायर लेवल में आता है। ये डायग्राम में है छोटा सा, हालांकि आपके काम का बस ये इतना ही याद रख लो, कंडीशनिंग, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन, इंडोक्ट्रिनेशन, ये टीचिंग में आते हैं, ठीक है। अब देखो, शिक्षण के जो सिद्धांत है और शिक्षण के जो सूत्र हैं, उन पर क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। तो शिक्षण के सिद्धांत आपको पता होने चाहिए, है बहुत सारे, इसलिए मैंने इसमें लिखे हैं, लेकिन क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखो, यहाँ मैं बस खाली बहुत ही शॉर्ट पे आपको बताती जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन मैं यहाँ पर नहीं करूँगी। यहाँ पे शिक्षण का सामान्य सिद्धांत यानी जनरल प्रिंसिपल्स क्या है। योजना का सिद्धांत, टीचिंग के लिए आपको पहले से पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी। फिर है लचीलापन और लोच का सिद्धांत, कितनी भी प्लानिंग कर लो, हो सकता है क्लासरूम में जाकर आपके सामने सिचुएशन कुछ अलग आए, तो आपकी टीचिंग जो भी आपने प्लान की उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। निश्चित लक्ष्य और उद्देश्यों का सिद्धांत, पढ़ाने से पहले आप सबसे पहले क्या करते हो, उद्देश्य निर्धारित करते हो कि बच्चे के अंदर आपको क्या व्यवहार परिवर्तन लाना है। पिछले अनुभवों के उपयोग का सिद्धांत, बच्चे पहले से क्या जानते हैं उसको आपको पता करना होगा और उसी को आधार बनाकर आपको नया ज्ञान बच्चे को देना है। तो बच्चे के पूर्व ज्ञान का पता आपको होना चाहिए। बाल केंद्रितता का सिद्धांत, आप जो भी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे वो कंटेंट हो, किस लेवल का पढ़ा रहे हो, क्या टीचिंग मेथड यूज़ कर रहे हो, क्या टीचिंग एड यूज़ कर रहे हो, सब क्या होती है, बच्चे को केंद्र में रखकर डिसाइड करनी है, बाल केंद्रित होना चाहिए। व्यक्तिगत अंतर के लिए प्रावधान करने का सिद्धांत, इंडिविजुअल डिफरेंस में हमने देखा बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके लिए उपाय क्या था, आप अलग अलग टीचिंग मेथड यूज़ कीजिए, मल्टी सेंसरी अप्रोच यूज़ कीजिए। वास्तविक जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, बच्चों के रियल लाइफ से जुड़े हुए एग्जाम्पल्स दीजिए, तब बच्चे कनेक्ट कर पाएंगे उसको। अन्य विषयों के साथ सहसंबंध का सिद्धांत, बच्चों को ना हर चीज़, हर विषय एकदम तोड़ तोड़ के नहीं पढ़ाना है, रिलेट भी करना है, उसे रिलेशन करना आना चाहिए कि ये जो चीज़ें हमने हिंदी में सीखी है, देखो इंग्लिश में हम ग्रामर में यही चीज़ें सीखते हैं, ठीक है, तो रिलेट करिए, सहसंबंध का सिद्धांत। सक्रिय भागीदारी का सिद्धांत, बच्चों को इन्वॉल्व करना ही करना है टीचर में, सबसे अच्छी टीचिंग यही मानी जाती है। प्रभावी रणनीति और निर्देशात्मक सामग्री का सिद्धांत, आपकी जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि मैं क्लासरूम में ये कंटेंट पढ़ाऊंगी, ये एग्जाम्पल दूंगी, इसके बाद में इस तरीके से बच्चों से एक्टिविटी करवाऊंगी, ये सारी जो है एकदम जो है आपके इंस्ट्रक्शंस क्लियर होने चाहिए, पहले से ही सब अच्छे से डिसाइडेड होना चाहिए और काफ़ी इफेक्टिव आना चाहिए। अनुकूल पर्यावरण, उचित नियंत्रण का सिद्धांत, और क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है आपको अपने अनुकूल बनाना पड़ेगा। क्लासरूम में जाकर आपको क्या करनी पड़ती है, क्लास की व्यवस्था करनी पड़ती है, अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग आपको मैनेज करनी होती है। अगर आपको क्या करनी है, कोई गतिविधि करानी है जिसमें आपको बच्चों सर्कल में बिठाना है, तो आप उसी तरीके से क्लासरूम अरेंज करोगे, ठीक है, और प्रॉपर आपका कंट्रोल होना चाहिए क्लास पे, तभी आप टॉपिक को अच्छे से पढ़ा पाओगे। नेक्स्ट चलते हैं आपके शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स क्या है। प्रेरणा और रुचि का सिद्धांत,
आप बच्चे को ऐसे ही कुछ भी नहीं पढ़ा सकते, बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और इंटरेस्ट कैसे जगाओगे, बच्चे को अभिप्रेरित करोगे, क्यूरियोसिटी जगाओगे बच्चे के अंदर, ठीक है। तो वो क्या है आपका इंक्लूड होना चाहिए। दोहराव और अभ्यास का सिद्धांत, बच्चे की लर्निंग अगर पक्की करवानी है उसे बार बार क्या कराइए, प्रैक्टिस करवाइए। परिवर्तन, विश्राम और मनोरंजन का सिद्धांत, ऐसा नहीं कि भारी भरकम पीरियड आपने एक ही साथ लगा दिए, जब आप पढ़ाने बैठ रहे हैं तो आप सारे टफ 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 टॉपिक एक ही साथ लगा। चेंज का अवसर दीजिए बच्चे को। अगर आपने 2 पीरियड भारी लगा दिया, तीसरा पीरियड एक हल्का लगाओ, जहां बच्चे को थोड़ा सा रेस्ट, थोड़ा सा रिक्रिएशन, मनोरंजन का समय मिले, जिससे कि जैसे म्यूजिक का पीरियड डाल दिया, गेम्स का पीरियड डाल दिया, ठीक है, बच्चा जो है उसको प्रॉपर आराम भी मिलना चाहिए। पृष्ठ पोषण और पुनर्बलन का सिद्धांत, बच्चे क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं, किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, उसका फीडबैक बच्चे को दीजिए। बच्चा अच्छा कर रहा है तो उसको पुनर्बलन दे, गुड तुमने बहुत अच्छा काम किया, इस तरीके का पुनर्बलन उसको दीजिए, रीइंफोर्समेंट दीजिए, फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट। सहानुभूति और सहयोग का सिद्धांत, बच्चों से आपको प्रेमपूर्ण व्यवहार रखना है, सहानुभूति वाला व्यवहार रखना है, बच्चा आपसे अपनी परेशानी कह सके। इंद्रियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का सिद्धांत, बच्चों के ना सेंसेस को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन करना है। जो मल्टी सेंसरी अप्रोच की हम बात कर रहे हैं ना, कौन सी टीचिंग मेथड को या किस तरह की टीचिंग एड को सबसे अच्छा माना जाता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा आपके सेंसेस को एक्टिव करे, ठीक है। सिर्फ लेक्चर देने में क्या है, बच्चा सिर्फ सुन रहा है, लेकिन अगर आपने कुछ वहाँ पे एक्टिविटी परफॉर्म डेमोन्स्ट्रेशन कर दिया तो बच्चा उसे देख भी रहा है, सुन भी रहा है, ज़्यादा सेंसेस एक्टिव हुए। ऐसे ही जब गतिविधि आधारित शिक्षण होता है उसमें बच्चा पूरी तरीके से एक्टिव होता है, सारे सेंसेस एक्टिव होते हैं, तो और भी अच्छी लर्निंग होती है। तो यहाँ पर क्या करना है, इंद्रियों को प्रशिक्षित करना है। समूह गतिकी का उपयोग करने का सिद्धांत, ग्रुप डायनेमिक्स, बच्चों को एक साथ ग्रुप में कैसे सीखना चाहिए ये भी आपको सिखाना है। स्व शिक्षा को प्रोत्साहित करने का सिद्धांत, बच्चे के अंदर सेल्फ स्टडी की हैबिट भी आपको डेवलप करनी है। रचनात्मकता और आत्म अभिव्यक्ति को बढ़ावा देने का सिद्धांत, बच्चे की क्रिएटिविटी, कभी बच्चा कोई अलग एग्जाम्पल लेकर आया है या कोई सोल्यूशन लेकर आया है, उसको डांट के नहीं बैठाना है, उसकी क्रिएटिविटी को नर्चर करना है, उसको एंकरेज करना है, ताकि बच्चा जब प्रोत्साहित होगा ना तो आगे भी और क्रिएटिविटी वाली चीज़ें करेगा। उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत, अगर बच्चों को चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो आइडेंटिफाई कीजिए क्या बच्चों के वीक पॉइंट्स हैं और फिर से रेमेडियल टीचिंग दीजिए। उपचारात्मक शिक्षण का मतलब क्या है, आप फिर से उन चीज़ों को दूसरे तरीके से सिखाएंगे ताकि बच्चों को समझ में आए। अब है शिक्षण के सूत्र। शिक्षण के सूत्र क्या होते हैं, ठीक है, सिद्धांत है, हमें फॉलो करने चाहिए। मैगजीन छोटे छोटे कथन होते हैं जो सामान्य नियम मान लीजिए जिसे हमें अपने शिक्षण में इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ाते वक्त हम ज्ञात से अज्ञात की ओर जाएंगे, जो बच्चा पहले से जानता है उसके बाद उससे जोड़कर उसे कोई नई चीज सिखाइए, ठीक है। इसीलिए ए फॉर एप्पल, एप्पल बच्चे ने देखा होता है, पर एप्पल जो है ए से शुरू हो रहा है, ए अल्फाबेट उसे नया सिखाया जाता है, किससे जोड़कर, ज्ञात से जोड़कर, ठीक है। निश्चित से अनिश्चित की ओर, पहले से जो चीजें निश्चित है उससे आप उसे अनिश्चित की तरफ बढ़ाइए। पहले आप बच्चे को टेबल सिखाइए, टेबल्स एक बार याद हो गए तो कितना भी बड़ा मल्टीप्लिकेशन का सम हो बच्चा सॉल्व कर सकता है। सरल से जटिल की ओर, पहले सिंपल चीज सिखाएंगे फिर कठिन चीज सिखाएंगे। मूर्त से अमूर्त, बच्चा पहले से ही इमेजिन करना शुरू नहीं कर देगा। अमूर्त का मतलब क्या है, जो चीजें आपके दिमाग में ही हो जाती हैं, ठीक है। अमूर्त मतलब दिमाग में ही इमेजिन कर लेते हो। पहले बच्चे को मूर्त रूप से चीजें सिखाइए, उसके बाद बच्चे के अंदर जो अमूर्त रूप से चीजें सिखाने वाली चीजें हैं, इमेजिन करने वाली चीजें, तब आप उस पर जाएंगे। वास्तविक से प्रतिनिधित्व की ओर, पहले आप रियल ऑब्जेक्ट दिखाइए, फिर आप उसकी जगह अगर सिंबल भी यूज कर रहे हैं तो बच्चा उसे पहचान सकेगा। विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्पेसिफिक, पहले आप उसे एग्जाम्पल्स दीजिए, उसके बाद उससे रिलेटेड जनरल जो आपका रूल है उससे बताइए। संपूर्ण से भाग की ओर, पहले बच्चे को होल पढ़ाओ और उसके बाद जो है बच्चे को उसके पार्ट्स के बारे में बताओ, ठीक है। ये आपका नियम आया है गेस्टाल्टवाद से, ठीक है, गेस्टाल्टिज्म। वैसे आपसे इतना नहीं पूछेगा पर आपको पता होना चाहिए, होल से पार्ट का मतलब है पहले आपने बच्चे को पेड़ क्या होता है इसके बारे में पढ़ाया, इसके बाद अब आपने इसकी पत्तियां, टहनियां, बार्क, रूट्स, फ्रूट्स, फ्लावर, इसके बारे में अलग अलग पढ़ाया। मनोवैज्ञानिक से तार्किक, साइकोलॉजिकली पहले बच्चों के दिमाग में चीज़ों को डालो, उसके बाद उसके पीछे का लॉजिक बच्चों को समझाओ। आगमनात्मक से निगमनात्मक, आगमनात्मक क्या होता है, ठीक है, आगमनात्मक यानी इंडक्टिव, ठीक है। आगमनात्मक हम कहते हैं इंग्लिश में इंडक्टिव। इंडक्टिव का मतलब होता है एग्जाम्पल टू रूल। आपने बच्चे को बहुत सारे एग्जाम्पल बताए, राम एक लड़के का नाम है, गंगा एक रिवर का नाम है, ताजमहल जो है एक मॉन्यूमेंट का नाम है, और ये सब जो है किसी चीज़ के नाम को डिनोट कर रहे हैं, ये सब प्रॉपर नाउन है, आपने ये कहा, ठीक है। तो ये क्या है, आपने एग्जाम्पल बताया और फिर उससे जुड़ा हुआ रूल बताया। डिडक्टिव क्या होता है, डिडक्टिव यानी निगमनात्मक। डिडक्टिव, इन पे क्वेश्चन पूछते हैं इंडक्टिव डिडक्टिव पे, इसलिए मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ।
रूल टू एग्जाम्पल। ठीक है, पहले जनरल नियम बताओ, पहले आपने ग्रामर का रूल बताते उसके बाद एग्जाम्पल बताए। तो हमेशा कैसे बढ़ते हैं, इंडक्टिव से डिडक्टिव बढ़ते हैं। अनुभव जन्य से तर्क संगत, जो बच्चे ने पहले से ही एक्सपीरियंस कर रखा है, उन एक्सपीरियंस डे टू डे लाइफ से जुड़े हुए उसके एक्सपीरियंस के, कभी तुमने ऐसा होते हुए देखा है या वैसा होते हुए देखा है, उससे जुड़ा हुआ फिर बच्चे को लॉजिक बताओ। इसके बाद विश्लेषण से संश्लेषण। विश्लेषण का मतलब होता है एनालिसिस, ठीक है, इंग्लिश में एनालिसिस कहते हैं, और संश्लेषण होता है सिंथेसिस। और सिंपल भाषा में एनालिसिस का मतलब क्या है, आपके सामने कोई मशीन है, आप अगर इसे अलग अलग पार्ट्स में तोड़ दो, ठीक है, तो इसका विश्लेषण हो जाएगा। ठीक है, आपने इसे अलग अलग पार्ट्स में विभाजित कर दिया, तो यह है एनालिसिस, विश्लेषण। अगर आपने इन सबको जोड़कर नई मशीन क्रिएट कर दी तो वो सिंथेसिस हो गया। ठीक है, तो ये आपके सूत्र हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन देखो, इस पर आया हुआ क्वेश्चन है डीएलएड में। प्राथमिक स्तर के बच्चों को पढ़ाना सिखाना हो तो उसका कठिनाई स्तर क्या होना चाहिए। ठीक है, अमूर्त से मूर्त के क्रम पे, कठिन से सरल के क्रम में, सरल से कठिन के क्रम में, विशिष्ट से सामान्य के क्रम में। जब दो ये एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी देख रहे हैं, आपको यहीं से समझ में आ जाना चाहिए, ऑप्शन तो यहीं से। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है आपका, सरल से कठिन। शिक्षण सहायक सामग्री। अब टीचिंग एड्स आपके कैसे होने चाहिए, तो देखो टीचिंग एड्स सबसे पहले तो यूज क्यों किए जाते हैं, ताकि आपकी कक्षा क्या हो, ईजी हो जाए, तो पढ़ाना जीवंत लाइवली हो जाए। बच्चे जो है ना, जैसे उनके सामने टीचिंग एड खोलो, बच्चे एकदम खुश हो जाते हैं, वो देखते हैं आज हमें क्या मतलब सीखने को मिलने वाला है। कोई स्मार्ट बोर्ड पे उनके लिए कोई फिल्म लगा दो तो बच्चे एकदम से एक्साइटेड होके उसको बहुत इंटरेस्ट से देखने लगते हैं। सिर्फ लेक्चर से नहीं सुन रहे थे तो वहाँ टीचिंग एड को जरूर वो इंटरेस्टिंगली देखेंगे। और प्रभावी बनाने के लिए जो है जिन तरह की वस्तुओं को हम यूज करते हैं वही आपके टीचिंग एड्स होते हैं। टीचिंग एड्स जो है आपके अधिक से अधिक ज्ञान इंद्रियों को सक्रिय करती है। अब टीचिंग एड्स को आप कैटेगराइज कैसे करेंगे भाई, आपका एक तो होता है हार्डवेयर, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये एक कैटेगराइजेशन, अभी और है। हार्डवेयर का मतलब क्या है, जो चीज़ें आप छू सकते हो, जैसे कंप्यूटर में होता है ना, जो टेंजिबल है वो हार्डवेयर में हो गया। और सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन या जो नॉलेज आप बच्चे को दे रहे हो, ठीक है, जिसे हम छू नहीं सकते, वो सिर्फ ज्ञान है या अर्जित किया जाएगा, वो है सॉफ्टवेयर, जिसे आप छू नहीं सकते। जैसे ब्लैक बोर्ड अगर है, ठीक है, ब्लैक बोर्ड, तो ब्लैक बोर्ड अपने आप में क्या है, हार्डवेयर है, लेकिन इसके ऊपर जो कंटेंट लिखा जाएगा वो बच्चे को पढ़ के समझना है, वो क्या है, सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो एक तो इस पे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद एक और कैटेगराइजेशन है, यहाँ पर देखो, श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री, यानी ऑडियो एड जिसमें बच्चा सुनता है केवल, दृश्य जो सामग्री है यानी कि विजुअल, और ऑडियो विजुअल यानी एवी एड्स। ठीक है, जैसे श्रव्य सामग्री में रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, माइक, टेलीफोन सिंग, ये सब आ जाएगा। दृश्य सामग्री में देख सकते हो ग्राफ, चित्र, ट्रांसपेरेंसी, अब यहाँ पर सिर्फ विजुअल है, देखने के लिए यूज हो रहे हैं। ठीक है, चार्ट, मॉडल। और श्रव्य दृश्य में दूरदर्शन, एलईडी, एलसीडी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंटरेक्टिव बोर्ड, ये सारी चीजें आ जाएंगी। फिर एक और कैटेगराइजेशन आपका होता है अप्रक्षेपित, प्रक्षेपित और इलेक्ट्रॉनिक। अप्रक्षेपित यानी नॉन प्रोजेक्टेड, और प्रक्षेपित का मतलब होता है प्रोजेक्टेड। प्रोजेक्टेड का मतलब क्या होता है, प्रोजेक्ट करना, मतलब पहले होते थे ना प्रोजेक्टर, कोई मूवी चलती थी तो उसे वॉल के ऊपर या सफेद पर्दे के ऊपर वहां पे दिखाया जाता था, प्रोजेक्ट किया जाता था, वही चीज है यहाँ पर। प्रोजेक्टेड यानी प्रक्षेपी आपके जो टीचिंग एड्स हैं उसमें आ जाते हैं आपके ओवरहेड प्रोजेक्टर, OHP कहते हैं जिसे। ट्रांसपेरेंसी आपकी OHP में ही लगती है। स्लाइड फिल्म, स्ट्रिप्स, शैक्षिक चलचित्र, ये सब क्या है आपके प्रोजेक्टेड है, जिन्हें वॉल के ऊपर या स्क्रीन के ऊपर लिया जाएगा। अप्रक्षेपित में पुस्तक आ जाएगी, पुस्तक, टेक्स्ट बुक भी एक टीचिंग एड है, जर्नल, मैनुअल, हैंडआउट। अच्छा, ट्रांसपेरेंसी इसमें मत लिखना, ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर आएगा। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी अपने आप में नहीं है, ट्रांसपेरेंसी अपने आप में बल्कि सॉफ्टवेयर ही हो गई, लेकिन वो क्या है, प्रक्षेपित में नहीं। प्रक्षेपित में आपका यहाँ पर उसमें आ जाएगा और जो चीज़ प्रोजेक्ट की जा रही है। एग्जाम्पल यहाँ पर क्वेश्चन देखो, कक्षा शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री के उपयोग का सबसे बड़ा लाभ है छात्रों को पुस्तकीय ज्ञान पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, सीखना सरल और रोचक हो जाता है, सीखने का सारा दायित्व छात्र पर निर्भर होता है, छात्रों को कम अध्ययन करना पड़ता है। तो इसका सही उत्तर क्या है, सीखना सरल और रोचक हो जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है। अब बाल केंद्रित शिक्षा का मैंने क्वेश्चन यहाँ पे ले लिया है, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, क्योंकि आपकी जितनी भी टीचिंग यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको ये पॉइंट जरूर ध्यान में रखना है कि हर चीज वही बेस्ट आंसर होगा जहाँ पे बच्चा एक्टिव है, बच्चा सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है और सब चीज बच्चे के ही इर्द गिर्द हो। तो बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है बच्चों को खेल विधि द्वारा पढ़ाया जाए, बच्चों के अनुभवों, उनके स्वरों, उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना,
बच्चों को आकर्षक पुस्तकों से पढ़ाया जाए या बच्चों को स्नेह और मृदु भाषा में पढ़ाया जाए। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? बी। हमें बच्चों को इन्वॉल्व करना है, उनको आपको क्या करना है, पूरी स्वतंत्रता देनी है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करें। तो ये आज हमारा इस वीडियो का पार्ट 1 था। पार्ट 1 में हमने बहुत सारे टॉपिक्स आपके बहुत ही क्रिस्प तरीके से आपके तैयार किए। एक पार्ट 2 और आएगा जिसमें हम आपके जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको भी शॉर्ट में मैं कवर कर दूंगी। अगर ये 2 वीडियो भी आपने देख लिए ना, आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। अगर अभी तक भी आपने तैयारी नहीं की है, आप टीचिंग एप्टीट्यूड के सेक्शन को काफ़ी हद तक सॉल्व कर पाओगे। आई होप आज की वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी है तो आप इसको एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। हमारी ऐप को डाउनलोड आप कर सकते हैं, वेदश्री क्लासेस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से, और ये जो PDF है आपको हमारी ऐप पर फ्री मिल जाएगी। ठीक है, हमारी ऐप पर ये आपके लिए फ्रीली अवेलेबल है। आप इसको डाउनलोड करके आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।